मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कि एमपीपीएससी की जो पुराना सिलेबस था और जो नया सिलेबस है इसके अंतर्गत क्या परिवर्तन किए गए हैं। इसको बताने के लिए मैंने आपके सामने अभी जो नया सिलेबस अपने हाथ में ले रखा है, देन इसके अलावा मैं आपको पुराने सिलेबस से इसका कंपेरिजन करके बताने वाला हूं। तो जुड़िए रहिए अंत तक मेरे साथ और जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या परिवर्तन किए हैं। सबसे पहला चेंज तो ये आया है आपके इस सिलेबस में कि पुराने सिलेबस में 11 यूनिट थी और नए सिलेबस में 10 यूनिट है। पुराने सिलेबस के अंतर्गत जो 10वीं और 11वीं यूनिट थी, जिसको हम एक्ट कहते हैं, SC/ST एक्ट, CRPA एक्ट और मानव अधिकार एक्ट जो था, वो तीनों एक्ट समाप्त कर दिए गए हैं। क्या इसमें सिलेबस कम किया है या हमारा सिलेबस थोड़ा और बढ़ गया है, जिसको हम ये कह सकते हैं एक विस्तृत सिलेबस। क्या हमारे सामने अब नई चुनौतियां आ गई हैं, क्या कुछ ऐसी बातें सिलेबस में जोड़ दी गई हैं जो हमें तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करनी चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी तो शुरू करते हैं पर फोकस्ड नहीं रह पाते, वो सिलेबस को ठीक से नहीं समझ पाते। अगर आपने एक बार सिलेबस को ठीक से समझ लिया तो आपकी आधी तैयारी वहीं कंप्लीट हो जाती है। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बताने वाली चीज है आपका सिलेबस। तो आप सभी से मैं एक आग्रह करूंगा कि जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी कम से कम 5 से 6 करके रखें। हर एक सब्जेक्ट की हर एक बुक में आपका इस सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। जब आप इकोनॉमिक्स उठाएं तो इकोनॉमिक्स की बुक में आपको सिलेबस होना चाहिए। हर एक बुक में आपके सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा कंपैरिजन है पुराना सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस। और क्या हमारा सिलेबस बढ़ गया है? तो जाहिर सी बात है आपका सिलेबस बढ़ गया है। चिंता का विषय है ये थोड़ा सा कि बहुत सारे कुछ ऐसे कीवर्ड आपको इस नए सिलेबस में देखने को मिलेंगे जो इस पुराने में दिखाई नहीं देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। हमारे पास फर्स्ट यूनिट के रूप में आती है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। पुराने सिलेबस में क्या था? पुराने सिलेबस की 7th यूनिट में 2 लाइन छोड़ के लिखा हुआ था, मध्य प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति के प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातीय कला, स्थापत्य कला, ललित कला एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर प्रश्न होंगे। केवल खत्म हो गया था। अब नए सिलेबस में क्या है? नए सिलेबस में कुल मिला के 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नए तरीके से पढ़ने होंगे। पहले मैं आपको बताता हूं पुराने सिलेबस में क्या क्या चीजें कॉमन है। तो एक चीज कॉमन है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश आपको पुराने सिलेबस में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कलाएं, ये पुराने सिलेबस में मिल जाएगा। अब पुराने सिलेबस में आपको इस टॉपिक में स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये नया टॉपिक है। आपको क्या पढ़ना है? एमपी के अंतर्गत फ्रीडम जो हमारा स्ट्रगल चला था, उस स्ट्रगल में हमारा क्या योगदान था, एमपी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, वो आपको यहां से पढ़ने की बात है। दूसरा एक नई चीज है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। अब आप कहेंगे जनजातियों में क्या नया, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पर यहां पे एक नया शब्द जोड़ दिया गया है, बोलियां। क्या वर्ड है? बोलियां। आपको जनजातियों की बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नया एक चीज जुड़ी है, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं। आप कहेंगे कि आपके पुराने सिलेबस में ये सभी चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है प्रमुख त्योहारों को आपका पुराना सिलेबस कवर नहीं करता, उसमें नहीं था, पर फिर भी एमपीपीएससी पूछता था। लोक संगीत नहीं लिखा था, फिर भी पूछता था। लोक कलाएं नहीं लिखा था, फिर भी पूछता था। अब यहाँ पे एक नया शब्द जोड़ दिया है, लोक साहित्य। तो लोक साहित्य जो है पुराने सिलेबस से हटकर इस वाले सिलेबस में एक नया शब्द आया है। अगली बात है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार व उनकी कृतियां। आपने जब सब्जेक्टिव मेंस पढ़ा होगा 2012 और 13 वाला, तो वहां पर आपके मध्य प्रदेश के साहित्यकार पूछे जाते थे। तो जो पुराना सिलेबस है 2012-13 का, उस पर लौट आइए और जितने भी आपने मेंस में साहित्यकार पढ़े हैं उनको पढ़ना दोबारा शुरू कीजिए। अगली इसमें लास्ट चीज है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब जनजातीय व्यक्तित्व में आपको कम से कम 10 से 15 ऐसे व्यक्ति ढूंढने होंगे जो जनजाति के स्तर पर बहुत ही फेमस हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा के संबंधित इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये तो हुई यूनिट 1। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 हमारा नए सिलेबस का कहता है भारत का इतिहास। क्या वर्ड है? भारत का इतिहास। अच्छा, यूनिट 1 में एक नया शब्द है साहित्य, ठीक है, इसकी हेडिंग में लिखा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो साहित्य के ऊपर फोकस रहेगा। सेकेंड यूनिट कहती है भारत का इतिहास। इसमें अगर पुरानी बात करें तो पुरानी सिलेबस में हमारी जो थर्ड यूनिट थी भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत। इसमें लिखा है कि इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे।
राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न, स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें यहां पर आपने चेंज किया है सबसे पहले इतिहास में कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको किस किस पे फोकस करना है, पहला कीवर्ड आ रहा है यहां पर विशेषताएं, दूसरा कीवर्ड आ रहा है घटनाएं, तीसरा आ रहा है प्रशासन और चौथा आ रहा है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। इन 5 कीवर्ड पर फोकस करना है, किसके संबंध में, प्राचीन और मध्यकाल के संबंध में। तो प्राचीन मध्यकाल में 5 कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना है, इनसे संबंधित ही आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत में यहां पर मध्यकालीन भारत खत्म होने के बाद जो 16वीं शताब्दी है, इसने उसको फोकस नहीं करा है, इनका फोकस गया है डायरेक्ट 19वीं और 20वीं शताब्दी पर। एमपीपीएससी कहां पे फोकस हो गया है, 19वीं और 20वीं। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 से लेकर 17वीं 18वीं वो नहीं पढ़नी है, पर 19वीं 20वीं में फोकस करना है। इसमें कहा गया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, लगभग 1 या 2 प्रश्न यहां से बनने की बहुत चांसेस हमेशा से रहते हैं, अब और ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें जो पुराने सिलेबस में था, स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और लास्ट टॉपिक जो इस इतिहास के सेगमेंट में आपको पढ़ना है, यह है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। एकीकरण आज तक आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको स्वतंत्र भारत के क्या दौरान क्या घटनाक्रम हुई थी, उस एकीकरण को और पुनर्गठन को एक बार ठीक से पढ़ना है, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट 3 आपके सिलेबस की 3rd यूनिट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, ये कहती है मध्य प्रदेश का भूगोल। अब ये जो यूनिट है आपके इसी पेपर की 7वीं यूनिट में इनबिल्ड है। मैं 7वीं यूनिट पहले आपको बता चुका हूं इतिहास वाली। तो इसमें कहा गया है मध्य प्रदेश के भूगोल में पर्वत के विकास, नदियां, जलवायु, वनस्पतियां, जीव जंतु, खनिज, परिवहन से संबंधित प्रश्न। दैट्स ऑल। ये पुराना सिलेबस था, नए में भी यही चीजें हैं। इनको इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है। मध्य प्रदेश के वन उपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं पुराने सिलेबस में है। जलवायु पुराने सिलेबस में है। प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन भी पुराने सिलेबस का है। परिवहन भी पुराने सिलेबस में कीवर्ड है। प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं भी पुराने सिलेबस में है। नया क्या जोड़ा है, तो इसमें नया जोड़ दिया है मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। तो यहाँ पे आपको पशुपालन, कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर फोकस करना है, ये नया टॉपिक है, ठीक। तो आई होप कि आपके पास सिलेबस की कॉपी होगी, ये वीडियो देखिए और गोला लगा लीजिए। जैसे मैंने इस पर गोला लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा कि जो भी आपको नया टॉपिक दिख रहा है मैंने छाट कर रख रखा है, आप मेहनत मत कीजिएगा, बस गोला लगा लीजिएगा और उस पर फोकस कीजिएगा। अगली बात है यूनिट 4। यूनिट 4 में है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब पुराने पेपर में भी 4th यूनिट यही थी, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसको व्यवस्थित कर दिया है। पुराने पेपर में ए और बी पार्ट में था। ए पार्ट में था भारत का भूगोल और बी पार्ट में था विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारियां। अब हमारी इस एग्जाम लेने वालों ने 4th पॉइंट की हेडिंग डाल दी है भारत और विश्व का भूगोल। इसमें व्यवस्थित करते हुए उन्होंने कहा है भौतिक भूगोल। पहला टॉपिक क्या दिया है, भौतिक भूगोल, जो पुराने उसमें था। देन प्राकृतिक संसाधन, ये भी पुराने सिलेबस में थे, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ के सुना रहा हूं, आपके पास होगा ऑलरेडी सिलेबस। देन सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल भी पुराने सिलेबस में एज ए टीज दे रखा है, परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि सामाजिक भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो इन्होंने और अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि जनसंख्या संबंधी, जननांकी संबंधी, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, आयु क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, आर्थिक गतिविधियां, इसके बारे में ही प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है, तो वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी। दैट्स इट। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस कर दिया है, पर जब भी कोई चीज फिक्स्ड होती है तो आपको फिक्स वे में ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक भूगोल। ये भी पुराने उसमें कीवर्ड था, पर यहाँ पे इसको डिफाइन करते हुए कहा गया कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधन इसमें अंतर्गत आएंगे, जैसे उद्योग, यातायात के संसाधन, ठीक है। इसमें भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपके मन से ऐड करना पड़ेगी आपको कि क्या क्या आर्थिक भूगोल में आ सकता है। अब यूनिट 4 में होने वाला परिवर्तन, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला है इसमें विश्व के बारे में। जो पुराना सिलेबस कहता था विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारियां, तो हमको समझ में नहीं आता था कि कितना डीप में पढ़ना है इसको। वर्ल्ड ज्योग्राफी आखिर कितना डीप में पढ़े एमपीपीएससी के लिए, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पर्वत, ठीक, जो भी खास खास हैं उनके बारे में ही पढ़ना है।
फिर विश्व के प्राकृतिक संसाधन आपको पढ़ना है। देन परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को पढ़कर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट। इन 3 टॉपिक के अंतर्गत आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। अगली बात करते हैं यूनिट 5 की। नए सिलेबस की यूनिट 5 में आपको 2 पार्ट दिखेंगे, ए और बी। ए पार्ट जो है पुराने सिलेबस की 8th यूनिट से मिलकर बना है। पुराने सिलेबस की 8th यूनिट कहती है मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था, और इस वाले का जो है वो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो हम राजनीति जो पुराने वर्ड था उसको हम यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था से रिप्लेस कर देते हैं। अब पुराने सिलेबस में कहा गया है कि प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं चुनाव, पंचायती राज, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास के संबंध में प्रश्न होंगे। ये तो हुई काय की बात, राज व्यवस्था की बात। अब यहाँ पर आपकी राज व्यवस्था में क्या कहा गया नए सिलेबस में, इसमें वेल डिफाइन बोल दिया है। पुरानी सिलेबस को भूल जाइए। नए सिलेबस में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, 1, 2, 3, 4 इन 4 चीजों के ऊपर ही आपके प्रश्न बनेंगे। तो याद रखिएगा, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय। अगला इसके अंतर्गत है संवैधानिक व्यवस्था में कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय शासन, जो नगरीय प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में प्रश्न होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यूनिट 5 में पार्ट बी है। पार्ट बी राज्य की अर्थव्यवस्था। तो वही आपका जो पुराने पेपर की 8वीं यूनिट थी, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में इसमें कहा गया था पुराने पेपर में उद्योग, योजनाएं, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना पर सभी प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे। अब नए सिलेबस में चेंज किया है। पुरानी यूनिट जो है उसमें आपने जननांकी और जनगणना को तो एज इट इज लिया है इन्होंने, साथ में इन्होंने मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, ये भी पुराने सिलेबस में था। नई चीज जोड़ी है मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जाति जनजाति सेम होती है। जाति मतलब SC शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति मतलब ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे जातियां, जनजातियां और जनजाति तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, तो इनके संबंध में एक्स्ट्रा प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यूनिट 6 कहती है कि भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो आपको यहाँ पर भारत का संविधान, एक कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। देन फिर अगली है शासन प्रणाली और इसके बाद है अर्थव्यवस्था। ये 3 अलग अलग चीजें हैं आपकी 6th यूनिट में। पहली बात करते हैं कि पहला टॉपिक इन्होंने रखा है जो पुराने सिलेबस में नहीं था। पुराने सिलेबस की 5th यूनिट में भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ दे रखा था। इसमें क्या कहा गया था मैं आपको बता देता हूं। पुराने सिलेबस में कहते हैं देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाओं, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न होंगे। बहुत ही घिचपिच सा सिलेबस था, अब इसको व्यवस्थित कर दिया है। व्यवस्थित में सबसे पहले आपको पढ़ना है 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। पहली यूनिट यही डाली है इन्होंने कि भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। दूसरी बात इन्होंने कही है कि संविधान सभा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अब पढ़ते रहिए, कौन सी समिति किसकी थी, किसने क्या काम किया, सब डिटेल में पढ़िए व्यवस्थित होके, ओके। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। कुल मिला के भारतीय संविधान का भाग 5 लिख लीजिए इसके आगे, भारतीय संविधान का भाग 5। अब अगला टॉपिक है नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। कुल मिला के यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है संविधान का भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क, ठीक है। इसके संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, पहले आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ये। अगला है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का एक अलग से है 368। अब है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, ये भी हमारे भाग 5 के अंतर्गत आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए भाग 5 में 5 अध्याय हैं, तो 5वां अध्याय सर्वोच्च न्यायालय का है, ठीक है, 124 से लेकर 147 तक। लास्ट में जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये पुराने सिलेबस से एज इट इज कॉपी किया गया है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात और वित्तीय संस्थाएं, यहाँ पर वित्तीय संस्थाएं को डिफाइन किया गया है। रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये इसके प्रश्न के विषय होंगे। आई होप कि आपको ये 6 यूनिट समझ में आई होगी। पुराने पेपर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। क्या थी? सामान्य विज्ञान और पर्यावरण। अब इसके अंतर्गत क्या चेंजेस किए हैं? पहले
जो ये थी बहुत ही घिचपिच थी। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ही अजीब गरीब था। इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इसमें बहुत सारे टॉपिक नए जोड़े गए, जैसे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पुराने सिलेबस में नहीं था ये। पर्यावरण एवं जैविक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार और पोषक तत्व, ये वाला टॉपिक सबसे मज़ेदार रहने वाला है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो आपके पोषक तत्वों वाली चीज़ें हैं, यहाँ से अधिकतर क्यूरियोसिटी वाले प्रश्न निकल के आएंगे। मानव शरीर की संरचना, यहाँ से भी एक प्रश्न निकल के आ सकता है। कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। तो इस प्रकार से ये आपकी 7 यूनिट होती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 यूनिट और है आपके इसमें। 8वीं यूनिट में है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस की अगर हम तुलना करें तो इनके अंतर्गत हम पाते हैं कि जो हमारी पुराने सिलेबस की 2nd यूनिट थी, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। वेल डिफाइन नहीं था, डिफाइन कर दिया है। 3 नए टॉपिक डाल दिए इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से हैं और उनके स्थान क्या क्या हैं। देन महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी घटी हैं, और लास्ट में हम इसमें पढ़ लेंगे कि जो आपकी यूनिट 6 थी, पुराने सिलेबस की यूनिट 6 थी, वो इसमें मर्ज कर दी है। यूनिट 6 कहती है खेल कूद। मध्य प्रदेश, भारत, एशिया और विश्व के खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद, ये पुरानी जो है सिलेबस में है, उसको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। भारत के प्रमुख मध्य प्रदेश के खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। बस बहुत सीमित कर दिया है खेल को। पहले खेल को फोकस कर रखा था अलग से यूनिट में, अब इसको 8वीं यूनिट में ही जोड़ दिया है। अब बात करते हैं 9वीं यूनिट की, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। पुराने सिलेबस के अंतर्गत जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलियां जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ हटा दिया है। पुराने सिलेबस को हटा के नया सब कुछ लाए हैं और इन्होंने बोला है ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, शब्द थोड़े बदल गए हैं और अब इन पे फोकस करना है आपको। लास्ट यूनिट आपके इस पूरे सिलेबस में आपको नहीं मिलेगी, और लास्ट यूनिट के साथ मैं आपको डील करूं उससे पहले बता दूं कि पुराने सिलेबस के अंदर 10वीं और 11वीं यूनिट जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। पुराने सिलेबस में 10वीं यूनिट थी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और इसके साथ में पढ़ना पड़ता था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 11वीं यूनिट थी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इन तीनों एक्ट को नए सिलेबस में समाप्त कर दिया गया। ये खुशी की बात है कि आपको ये तीनों एक्ट नहीं पढ़ने हैं, बर्डन कम होगा इससे आपका। पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे MPPSC के सिलेबस सेट करने वालों ने 10वीं यूनिट बनाई है, और ये 10वीं यूनिट एकदम अनोखी यूनिट है। इसके अंतर्गत आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जाहिर सी बात है CAG आपके संविधान के भाग 5 में आ जाएगा, जो आप पहले पढ़ते ही हैं। संघ लोक सेवा आयोग भी UPSC आपकी संविधान का हिस्सा है। नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। मतलब सभी इंपॉर्टेंट आयोग जो इसमें नहीं बताए गए हैं उसके अतिरिक्त भी आयोग पूछ सकता है। तो ये नया सिलेबस है और पुराना सिलेबस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पुराने सिलेबस की जो 11 यूनिट थी उसमें से 2 डिलीट कर दी हैं, मतलब 3 एक्ट हटा दिए हैं, और जो सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक थे उनको व्यवस्थित करके नई चीज़ें एड ऑन की हैं। मतलब आपका सिलेबस अब बढ़ गया है, आपका सिलेबस अब ज़्यादा व्यवस्थित हो गया है। तो इसी आशा के साथ कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा, आपके पास इसकी हार्ड कॉपी होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करके इस वीडियो को देखिएगा और सिलेबस में टिक कर लीजिएगा कौन सी चीज़ काम की है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे आपको रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।